वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय त्रिपुटी। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था क्या, डीएनए की खोज देख लिए थे, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज देख लिए थे। डीएनए की प्रॉपर्टी देख ली थी कि क्या क्या जो भी अनुवांशिक पदार्थ होगा उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। और आरएनए संसार वगैरह आरएनए के बारे में भी देख लिया था। डीएनए आरएनए अपना पूरा हो चुका है, उसकी बेसिक डिटेल। अब अपन बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण, ठीक है। तो अपन आज डीएनए रेप्लिकेशन पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। आज तो शायद डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद आगे अगला लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ समझ आता होगा, मैंने जैसे भी पढ़ाया जैसे पढ़ाया हूँ आपको समझ आता होगा मेरे हिसाब से, मेरे को विश्वास है। आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लेक्चर पूरा देखिएगा तो आपको पूरी कहानी अच्छे से इमेज बनती जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो आज मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण। डीएनए रेप्लिकेशन में ऐसे होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए रहेगा अपने पास, वो डीएनए अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए कोई भी एक पुराना डीएनए एक नए डीएनए बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। देखते हैं अपन कैसे बनाता है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। वाटसन एवं क्रिक ने ही क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रति की योजना प्रस्तुत की, डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप में निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। ये किसने किया, कि जो भी पुराना डीएनए है वो अपने नए डीएनए बनाता है। तो ये किसने कहा, वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। डीएनए की वाटसन डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल देने के जस्ट बाद ही बता दिया कि डीएनए भैया अपनी जैसे की नई कॉपी बना लेता है, उसे क्या डीएनए रेप्लिकेशन कहा। आगे देखते हैं। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों बच्चुक, जो दोनों स्टैंड है डीएनए के, अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक बच्चुकों का निर्माण करते हैं। जैसे अपने पास एक ये नया डीएनए है, उसके कहने का मतलब कि ये दोनों स्टैंड क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, और दोनों स्ट्रेन टेम्पलेट के रूप में कार्य करके दोनों नए डीएनए बनाते हैं। ये किसने बताया, अपने वॉटसन और क्रिक दादा ने ये बताया। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नए निर्मित लड़ी होती है। एक स्टैंड इसमें क्या है, नया है। एक स्टैंड नया और एक क्या है, पुराना है। तो दोनों में यानी कि एक नई लड़ी होती है, नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। एक नया होता है, एक पुराना होता है, ठीक है। उसमें एक पैतरा हो गया। डीएनए प्रतिकृति की है योजना, यह योजना अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। पहले बताया गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन सी, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिसरप्टिव यानी खंडित। अब वो तीनों मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे अपने पास ये पुराना डीएनए है, तीन मेथड बताता हूँ मैं आपको। ये पुराना डीएनए क्या करेगा, ये पुराना डीएनए, इसके दोनों स्टैंड ये नए हो जाएंगे, ये पुराने हो जाएंगे और दो नए। ये कौन सी होगी, कंजर्वेटिव। और इसके हिसाब से दूसरी विधि क्या थी, सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें क्या है दोनों स्टैंड अलग होंगे और इसमें एक एक श्रृंखला क्या हो जाएगी, नए आ जाएगी। तो ये होगी सेमी कंजर्वेटिव। और एक में क्या, ये दोनों स्टैंड इसके, ये दोनों स्टैंड है, इसके कुछ पार्ट टूट टूट के अलग होंगे और इसके भी कुछ टूट टूट के अलग होंगे, इसमें कुछ नया जुड़ जाएगा, इससे बोला था सेमी कंजर्वेटिव। तीन तरीके से हो सकता था क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन बाद में सिद्ध कौन सी हुई है, प्रयोग द्वारा सेमी कंजर्वेटिव ही सिद्ध हुई कि भाई साहब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, यानी अर्ध संरक्षित विधि से। आगे देखते हैं इसके प्रायोगिक प्रमाण, देखते हैं क्या प्रमाण मिला इसका। प्रायोगिक प्रमाण, अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्ध संरक्षित पृथक्करण होता है, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव विधि से होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई से प्राप्त हुई है। जो भी ये जानकारी किससे प्राप्त हुई है, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया से, जो आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं में पता लग गया। पहले सबसे पहले किसमें देखा गया, ई कोलाई में, फिर उसके बाद किसमें, उच्च जीवों में, प्लांट एवं ह्यूमन में भी देखा गया। मेथेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल, मैथ्यू मिशेल
मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या निम्न प्रयोग किया। ये प्रयोग में क्या बताया ये देखते हैं अपन। इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें नाइट्रोजन 15 NH4Cl यानी नाइट्रोजन समस्थानिक का भारी समस्थानिक लिया, नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक लिया। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है 14, लेकिन इन्होंने क्या किया नाइट्रोजन 15 वाला यानी कि भारी समस्थानिक लिया। अब उसमें किसको ग्रो करवाया ई कोलाई को। अब देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके फल परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन 15 व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड NaCl के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। यानी कि जो भारी डीएनए है वो हल्का डीएनए से अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग हो जाएगा। भारी डीएनए क्या नीचे रहेगा और हल्का डीएनए ऊपर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। कृपया ध्यान दें कि नाइट्रोजन की एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ क्या है भारी समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ये ध्यान देना। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मेसेल्सन एवं स्टॉल ने अपना प्रयोग किया था उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव, भारी, ऐसे चार ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान देना नहीं है। और यह 14 यानी कि 14 नाइट्रोजन से घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है। इनको इसके घनत्व के आधार पर अलग करते हैं, ठीक है। इसको रेडियो एक्टिव नहीं कह सकते। दूसरा दूसरा क्या किया, इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण NH4Cl था। वह निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूने को लेने पर व इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया गया कि यह हमेशा द्विरज्जु कुंडियों के रूप में मिलता है। डीएनए की घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, जो भारी समस्थानिक था उसको किस में डाल दिया, कौन से कल्चर मीडियम में, नाइट्रोजन 14 वाले में। नाइट्रोजन 15 को तो बना लिया, अब उसको फिर से किस में डाल दिया। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये डीएनए है, इसके दोनों स्टैंड कैसे हैं, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15। अब इसको किस में ग्रो करा दिया, नाइट्रोजन 14 वाले में, N14, वो सॉरी यहाँ पे क्या डाल दिया NH4Cl, यानी कि यहाँ पे क्या है कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन 14। तो इसमें जो नई श्रृंखला बनेगी वो किसकी बनेगी, हल्के वाले की। भारी, ये दोनों भारी वाले अलग होंगे, एक ही हो गया एक ही हो गया। इसमें जो नया स्टैंड आएगा वो हल्का वाला का आएगा, एक 15 एक 14, 15 14, यानी कि एक भारी आएगा, समझ, भारी आएगा नाइट्रोजन और एक हल्का वाला, ठीक है। अपन देखते हैं उसमें, इसमें यही बोला है, देखो एक बार। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया, ये इसको उठा के इस इस कल्चर मीडियम में डाल दिया, जिससे साधारणतः NH जिसमें साधारणतः NH4Cl यानी कि नॉर्मल नाइट्रोजन था, हल्का वाला। नाइट्रोजन 15 को नाइट्रोजन 14 में डाल दिया। वह निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूने को लेने पर इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया गया कि हमेशा द्विभज्जु कुंडियों के रूप में मिलता है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंड के रूप में मिलता है, यानी कि ये दोनों निकल के क्या डबल स्टैंड हो गए के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। अब जो स्टैंड मिले उनको किसके, सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट पे देखा गया, हल्के और भारी। देखते अपन, जैसे उन्होंने क्या किया इस डायग्राम से देखो। ये अपने पास क्या है, यहाँ पे बनाता हूं मैं जगह, कहाँ अपने पास, ये है ये है ये है। उन्होंने क्या किया, ये नाइट्रोजन 15 लिया, नाइट्रोजन 15 लिया, इसको किस में डाल दिया, नाइट्रोजन 14 में, इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। आपको पता ही होगा ई कोलाई का जीवन काल 20 मिनट का होता है। ये 20 मिनट में अपनी दूसरी पीढ़ी जनरेट कर देता है, यानी कि ये ग्रो डबल हो जाता है। ये नाइट्रोजन के ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 में ग्रो कराया, तो ये इसके दोनों स्टैंड क्या होंगे, अलग होंगे। ये 15 वाला है, ये भी 15 वाला है। अब उसके कहने का मतलब है कि 20 मिनट में एक पीढ़ी में
जो नया बना, नया हमेशा कौन सा बनेगा? जो ग्रो कर रहा है, जिसमें ग्रो करवा रहा है। ये 14 में ग्रो कराया, ये 14 निकल के आ गया नया। ये नया कौन सा आ जाएगा? एक 14 आ जाएगा। उसने एक पीढ़ी हो गई 20 मिनट में, ये हो गया। अब इसी को फिर से क्या किया, फिर एक बार N14 में ग्रो कराया, नाइट्रोजन 40 में 40 मिनट, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। ये दोनों स्टैंड इसके क्या होंगे? अलग होंगे। अपने पास क्या, दो 15 वाले और दो 14 वाले, अपन चार बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार। अब इसमें ध्यान रखना, हमेशा नए कौन से बनेंगे? 14 14। ये दो 15 वाले थे, दो 14 वाले। अब इसमें नए कौन से बने? एक तो ये बन गया 14 14 14 14। तो हमेशा नए कौन से स्टैंड बनेंगे? 14 वाले। 14, ये समझ आया इतना? और इसको अपन आगे भी ग्रो करा सकते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन में लेके आऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो डिफरेंट टाइप के इसके क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि ये दो दो तीन साल से कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। इसके एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और वो भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, और दूसरे क्वेश्चन से समझा दूंगा, ठीक है। ये याद रखना, मेसेल्सन एवं स्टॉल स्टॉल का प्रयोग इन्होंने किसमें? ई कोलाई पे प्रयोग किया और उसको ग्रो कराया। उन्होंने क्या किया? भारी समस्थानिक लिया नाइट्रोजन को, और उसको हल्के समस्थानिक में, यानी कि हल्के नाइट्रोजन है उसमें ग्रो कराया, ठीक है। तो उसने देखा कि जो भी भारी वाला है वो डबल स्टैंड है, तो उसमें उसके दोनों स्टैंड अलग होंगे। तो एक नया कौन सा बनेगा? 14 वाला। हमेशा नया 14 वाला बनेंगे। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देख लो, अपने पास क्या हुआ, चार बने, तो जिसमें से दो क्या हो जाएंगे? संक्रमित, और दो हल्के हो जाएंगे। भारी वाले एक भी नहीं आए कि नाइट्रोजन 14 वाले एक भी नहीं आए कि दोनों स्टैंड 15 15 हुए, ये एक भी नहीं आए। इसमें देख लो, ये एक स्टैंड इसका 50 है और एक 14 है। 15 14, यानी ये क्या होगा? संकरित। और ये क्या होगा? ये इसमें दिखा रखा है, अगर नाइट्रोजन दोनों 14 14 है तो क्या हल्का, और इसमें 14 15 है तो भारी। सॉरी सॉरी, इसमें 15 15 है भाई। ये सॉरी, भारी 15 15 क्या हो जाएगा? भारी, और ये क्या हो जाएगा? संकरित। संकरित हो जाएगा। तो उनको इसने क्या किया, ऐसे करके देखते हैं। शिट, ये है। तो उसने देखा कि भाई जो हल्का वाला है वो ऊपर जाता है, और जो संकलित वाला होता है बीच में रहता है, जो भारी वाला होता है सबसे नीचे होता है। तो उन्होंने इस माध्यम से क्या, अपकेंद्रण किया। अब आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा। क्या तुम अपकेंद्रण बल के बारे में बता सकते हो? और सोचो, क्या एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का है तेजी से अवक्षाद बनाता है? अवक्षाद बनाता है, अवक्षाद। अपकेंद्रण बल के बारे में बता सकते हो? सोचो, क्यों एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का है तेजी से अवक्षाद बनाता है? वो तो नीचे रहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। इस प्रकार संवर्धन, जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संग्रहित था। ओके, मैंने आपको बताया कि इनको अपन ने क्या किए, 15 को 14 में ग्रो कराया। जैसे अपने पास क्या है, इसके दोनों स्टैंड कैसे 15 है, इसको काय में ग्रो कराया एक पीढ़ी तक 14 में, तो इसके दोनों स्टैंड अलग हुए, 15 वाला 15 वाला। और इसके नए स्टैंड कैसे बनेंगे? 14 14। तो यानी कि ये कैसे होगा? संगवेद। या तो हल्के होते तो दोनों 14 14 स्टैंड होते, और इसमें भारी होते दोनों 15 15, लेकिन एक 14 और एक 15 है। तो यानी कि ये क्या हुआ? संकरित। यहां से अच्छे देखो, एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था। इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर, इससे डीएनए अलग करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरित था। ओके, यह मध्य था। 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसमें भी लिखा है कि ई कोलाई की एक पीढ़ी क्या 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। ओके, इसमें दो 15 वाले हैं, दो 14 वाले हैं। दो संकलित हो जाएंगे इससे 15 14, और दो क्या हो जाएंगे? 14 14। दो दो क्या हो जाएंगे? और दो संकलित हो जाएंगे। समझ आया? अब आगे देखते हैं। ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में
हल्के व संकरित डीएनए घनत्व का अनुपात होगा। ओके, 80 मिनट बाद यानी कि कितने कितने हो जाएंगे? 80 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 40 में कितने हो गए थे? 4। 60 में क्या हो जाएंगे? 8। और उसके 60 में क्या हो जाएंगे? 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? ये 4 स्टैंड अलग हो जाएंगे। एक दो से क्या हो जाएंगे? 4। 4 से 8। 80 मिनट में कितने हो जाएंगे? 20 में 2, 40 में 4, 60 में 8, 80 में 16। 16 हो गए यानी कि n⁻²। एक पीढ़ी कितनी में थी? 1 2 3 4, 4 2⁴ 4, 16। टोटल डीएनए कितने बनेंगे? 16। जिसमें से दो कितने कौन से हो जाएंगे? संकरित। बाकी कितने बन जाएंगे? दो संकरित हो जाएंगे बाकी। दो संकरित हो जाएंगे और बाकी 14 के हो जाएंगे हल्के हल्के हल्के। आप एक बार सॉल्व करके भी देख लेना अच्छे से, ठीक है? मैंने मेरे हिसाब से सॉल्व करके बता दिया हूँ। डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए घनत्व का अनुपात बताइए। 1/7 आ जाएगा उसका। 1:7। संकरित हो जाएंगे। एक संकरित 2 हो जाएंगे और ये 14 हो जाएंगे, ठीक है? ये यहाँ तक समझ आ गया। इसका प्रयोग तो समझ आ गया होगा मिसेल्सन और स्टोर का, ठीक है? इसमें कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन आता है, क्या अब अपन ने भी क्या किए? N15 को N14 में ग्रो किए हैं, ठीक है? वो कहेगा कि भाई N14 को N15 में ग्रो करे तो उसमें देख लेना 15 वाले ज्यादा आएंगे, उसमें भारी भी आएंगे संकरित भी आएंगे। ये ध्यान रखना आप, ठीक है? मैं उसको आपको एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है? ये हो गया। आगे चलते हैं अपन अब। ठीक इसी प्रकार ठीक इसी तरह का प्रयोग टेलर इटाल टेलर नाम था इसका, व उनके सहयोगियों ने 1958 में बीसिया फावा एक प्लांट है, पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। एक क्वेश्चन ये बन जाता भाई साहब आपका, कि टेलर ने अपना प्रयोग किसमें किया था? बीसिया फावा प्लांट में। और किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का, ठीक है? ये भूलना मत, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से आज सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरक्षी तरह से प्रतिकृति करता है। इन्होंने भाई पता लगाने के लिए एक प्लांट का गुणसूत्र क्या किया? सहयोगी गुणसूत्र में वितरण का पता लगाया कि किस तरह से ये फैला होता है, ठीक है? तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव विधि से रेप्लिकेशन करता है। इन्होंने भी प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया बीसिया फावा प्लांट में, किसके थ्रू? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके। यहाँ तक आपको समझ आया? अब अपन ने क्या, डीएनए रेप्लिकेशन अपना मेन टॉपिक था, इसका प्रयोग देखिए कि भाई किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे कैसे करता है, ठीक है? सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों एंजाइम के समूह की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, रेप्लिकेशन के लिए किसकी एंजाइम की आवश्यकता होती है? मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है। इसमें कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? वह डीएनए पॉलीमरेज है। इसमें मुख्य एंजाइम कौन सा है? जो डीएनए पर निर्भर है। डीएनए से अपन को डीएनए बनाना है, तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? आगे देखते हैं। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह डीएनए क्या करता है? जो अपने पास टेम्पलेट होता है उसको नया बनाता है। जैसे अपने पास एक स्टैंड है ये, इससे नया डीएनए कौन जनरेट करेगा? कौन सिंथेसिस करेगा इससे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसने ये कहा कि ये उत्प्रेरित करता है टेम्पलेट डीएनए से नया डीएनए के बहुलकन को। यह एंजाइम काफी प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। ये क्या करता है? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। इस तरह से जल्दी जल्दी करके क्या करता है? ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुलकन को उत्प्रेरित करता है यानी कि यही आगे बढ़ाता है। कल्पना करें कि ई कोलाई में कल्पना करो कि ई कोलाई में
कितने 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। इतने क्षार युग्म मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इतने बेस पेयर होते हैं, और ह्यूमन में कितने बेस पेयर होते हैं, हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल। याद रखना, डीएनए का आपसे क्या दे देगा, किसी का भी आपको क्या दे देगा, बेस पेयर दे देगा। अब आपको बोलेगा भाई इस जीवाणु का, इस सेल का क्या निकालो, डीएनए की लंबाई निकालो। तो भाई साहब आप निकाल सकते हो, इतना तो मैंने आपको समझा दी हूँ पहले से ही। इसकी तुलना मानव की द्विगुणित संख्या 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर से करो, जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 38 मिनट लगते हैं। इसमें इतने बेस पेयर मिलते हैं जिनमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 38 मिनट लगते हैं। इसका मतलब बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड है। ये यानी कि 1 सेकंड में कितने बेस पेयर जोड़ता है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2000 बेस पेयर जोड़ता है 1 सेकंड में। तो समझ जाओ इसकी कितनी फुर्ती इसमें, ठीक है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते, बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इसका क्या बहुत शुद्धता के साथ काम करता है भाई, कि जो अपने को जो जो बेस पेयर जिसके साथ जोड़ना है, जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन को जोड़ना है, थाइमिन को ही जोड़ेगा, ग्वानिन को नहीं जोड़ेगा। ये क्या है, शुद्धता के साथ काम करता है। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी गलती हो जाए तो उसमें क्या म्यूटेशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है, एक महंगी प्रक्रिया बिल्कुल। अतः डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है वो दो काम करता है। एक तो ये जोड़ता, एक ये स्टेन बनाने में काम करता है, एक एनर्जी भी देता है। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट टूट के क्या एनर्जी देते हैं। अब आगे लिखा हुआ है देख लो। इसके अतिरिक्त अवस्था की तरह कार्य करते हैं, एक बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, एटीपी की तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट है। Thank you for जो अपने watching this पास दो उच्च video. ऊर्जा वाले If you फॉस्फेट हैं, enjoyed it, please hit the जीटीपी like button and the bell डीऑक्सी notification icon. जैसे एटीपी, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ये 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, और ये तो है ना क्या एनर्जी देते हैं, ठीक है। एटीपी टर्मिनल की तरह, इधर देखो कहाँ गया टर्मिनल, टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट है। ये क्या एनर्जी देते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड क्या करता है, तो ये एनर्जी भी देता है, और यहाँ पे जोड़ने जुड़ने का भी काम करता है। जैसे ये इस तरह से भी काम करता है। तो 2 काम होगा इसके, याद रख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया, इतना समझ आ गया कि कैसे अपन ने कितने बेस पे प्रति सेकंड जोड़ता है, कौन प्रेरित करता है, कैसे करता है, कौन एनर्जी के रूप में कार्य करता है, ये इतना याद रख लेना। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं, इसके अलावा और कुछ एंजाइम की भी जरूरत होती है, ठीक है। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को, यानी कि रेप्लिकेशन को शुद्धता के साथ पूर्ण करने के लिए डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम, इसके अलावा भी अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं को दोनों रज्जु के एक साथ पृथक नहीं होते हैं। ओके, इतना लंबा डीएनए है, इसके दोनों स्टैंड, यानी कि ये अपने पास डीएनए है, इसके दोनों स्टैंड एक साथ अलग नहीं होते हैं, ऐसे अलग नहीं होते हैं, इसके लिए टाइम लगता है, पृथक नहीं होते, क्योंकि इसके इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको एक साथ तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भागों में खुलते हैं, यानी कि इतना ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसका पैसा इतना पोर्शन खुल जाएगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा, इतना पोर्शन खुल जाएगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा, ऐसे खुलता है, ठीक है। छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विसाक कहते हैं, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। जैसे ये ये अपने पास क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ से खुल गया डीएनए, ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क। छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विसाक कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, याद रख लेना अच्छे से। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में करता है, हमेशा किस डायरेक्शन में करता है,
5 डेज से 3 डेज, जैसे देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ आपको इसको। ये नया स्टैंड कैसा बनेगा, जैसे ये क्या है, 5 डेज है, ये 3 डेज। उसका कहने का मतलब ये जो नया डीएनए बनाएगा हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर बनाएगा। उसने ये नहीं कहा कि टेम्पलेट 3 डेज से, वो 5 डेज से 3 डेज होना। उसके कहने का मतलब कि टेम्पलेट क्या होगा, 3 डेज से 5 डेज की ओर, और जो नया डीएनए बनेगा वो 5 डेज से 3 डेज की ओर बनेगा। उसका कहने का मतलब ये था, मैं कुछ उल्टा समझ बैठा कि भाई टेम्पलेट के बारे में बात कर रहा है, ये सोचा मैंने। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में है। ये नया डीएनए का निर्माण सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, 5 डेज से 3 डेज की ओर। ये नया डीएनए किस डायरेक्शन में है, 5 डेज से 3 डेज की ओर। अब आगे टेम्पलेट की बात होगी। यह प्रतिकृति द्विसात पर कुछ जटिलता पैदा करती है, फलस्वरूप 3 डेज से 5 डेज वाली ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतह। ये यहाँ पे देख लो दादू भैया, ये गलत है। और ये दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ पे कर लेना आप बिल्कुल 5 डेज से, क्या बोला यहाँ पे, ध्रुवता, सॉरी, सही है, ये सही है, आगे वाला गलत है, ये सही है। यह प्रतिकृति द्विसात पर कुछ जटिलता पैदा होती है, फलस्वरूप 3 डेज से 5 डेज ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता है। प्रतिकृति क्या होता है, सतत होता है। ये डायग्राम याद देखो। उसके कहने का मतलब कि 3 डेज से 5 डेज टेम्पलेट वाले डीएनए पर जो डीएनए बनेगा वो कंटिन्यू बनेगा, सतत बनेगा। उसके कहने का मतलब ये घड़ी पर प्रतिकृत सतत होगा, रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता रहता है। जबकि दूसरी घड़ी, अब इसमें अच्छे देखो, यहाँ पे भी 3 डेज 5 डेज है, और यहाँ पे भी 3 डेज 5 डेज है टेम्पलेट। इसका क्या है, ये 5 डेज से 3 डेज, ये हो गया अपने पास क्या, 3 डेज से 5 डेज, तो ये हो जाएगा अपना 5 डेज से 3 डेज। इसको याद रख लेना, ठीक है। 3 डेज से 5 डेज में कंटिन्यू बनेगा, और 5 डेज से 3 डेज में असतत बनेगा, डिसकंटिन्यूस। इसको सुधार लेना, इसको सुधार लेना एक बार, ठीक है। इसको कर दो 5 डेज से 3 डेज वाले टेम्पलेट स्टैंड पे असतत होता है। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज, जो अपने पास ये डीएनए बनता है, ये असतत डीएनए बनते हैं, ये किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़े जाते हैं। डीएनए लाइगेज की बात अपन किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, ठीक है। बायोटेक में अपन डीएनए लाइगेज की बात करेंगे। आगे देखते हैं अपन। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकता है। ओके, ओके, समझे क्या। जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है उसको डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं कर सकता। सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकता, आगे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक और नया क्या आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। अब आगे देखो। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह किसी भी जगह पर प्रतिकृत क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। रेप्लिकेशन डीएनए की किसी भी जगह पर रेप्लिकेशन क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं। ओके, ये किसकी बात कर रहा है, ओ आर आई साइट की, यानी कि डीएनए जो स्टैंड है वो कहीं से भी क्या स्टार्ट नहीं होता है। जो रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ आर आई साइट से। उसका कहने का मतलब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मैं आपको ये लास्ट में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप देखना थोड़ा। इस कारण इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है, जिसमें वेक्टर की आवश्यकता होती है। वेक्टर से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रतिकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये अपन वेक्टर वगैरह की क्या कहाँ पे पढ़ेंगे, पुनर्योगज डीएनए विधि कहाँ पढ़ेंगे, आप डीएनए विधि कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी अपन आगे देखते हैं इसमें।
प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ओके, रेप्लिकेशन के बारे में अभी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। ससम केंद्र की, ये अब भी आपको मैंने पिछली क्लास में ऊपर बताया था। ससम केंद्र की क्या होता है? ससम केंद्र की क्या होता है? यूकेरियोट सेल की बात करवाई। सुकेंद्र की, सुकेंद्रिकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस फेज में होता है। यूकेरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में। जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, एस फेज, जी फेज, G1 G2, ये वहां पे पढ़ोगे एम फेज। तो ये क्या, यूकेरियोट सेल में डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के किस फेज में होता है? किस चक्र में होता है? एस फेज में होता है। डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। बिल्कुल, डीएनए में जो डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी की स्थिति देखी जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में अगर कोशिका विभाजित नहीं हुई तो एक ही कोशिका में क्या, डबल गुणसूत्र हो जाएंगे। कोशिका अगर डिवाइड नहीं हुई, अगर डिवाइड हो जाएगी तो अलग अलग गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर नहीं हुई तो एक ही में डबल डीएनए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डबल क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की स्थिति गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से तुम उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, हमको तो सिर्फ नीट निकालना है, बाकी उच्च कक्षाओं में पीएचडी नहीं करना है। अब मैं आपको डीएनए एप्लीकेशन अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अब आपको पता है कि डीएनए एप्लीकेशन के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, नया डीएनए बनाता है। अब आपको मैं बता दूं कि प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। जो नया डीएनए बनाने का काम, नया डीएनए बनाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। और क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोकैरियोट में बता दिया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और यूकैरियोट में कितने होते हैं? 5 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये कुछ भी बोल दो, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये किसमें, रेप्लिकेशन में, प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ही अपन कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में, कि आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। याद रखना, ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब अपन बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये अपने पास एक द्विगुणित डीएनए है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओआरआई साइड से काटेंगे। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? आइसोमरेज। कौन सा लगेगा? हेलिकेज, सॉरी, हेलिकेज लगेगा इसके लिए। हेलिकेज ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा और ये इसको अलग करेगा। ये हाइड्रोजन बंध टूट गया, दिख रहा है आपको? ये टूट गए, ये हाइड्रोजन बंध टूट गए। अब देखते हैं अपन आगे। हेलिकेज ने क्या किया, ओ आर आई साइड से, ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब एक चीज और बता दूं मैं, जैसे प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, तो उसमें एक ही ओ आर आई होती है। कितनी? एक ही। लेकिन यूकैरियोट में लीनियर डीएनए तो इसमें तो कई सारी ओ आर आई साइड होती है, ठीक है। बहुत सारी ओ आर आई साइड होती है। तो याद रखना, अपन ने इसमें क्या डाल दिए, हेलिकेज डाल दिए। ये हेलिकेज डाल दिया अपन ने। मैं पेन चेंज करूंगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेन से बता रहा हूँ मैं। ये हेलिकेज डालिए। अब इसके बाद डालेंगे अपन एस एस बी पी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये भी क्या करेगा, पृथक हुए डीएनए सूत्रों को पुनः कुंडित होने से बचाएगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से कुंडलित होने से ये रोकेगा। अपने पास ये डीएनए है, अपने पास क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। इसके अपन ने ये बीच के हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए, ये हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये फिर से कुंडलित हो जाएगा। ये फिर से कुंडलित हो गया। इसको कुंडलित होने से कौन रोकेगा? एसएसपीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद एक और आएगा अपने पास, टोपो आइसोमरेज।
ये इसमें अपन ने एक क्या हो गया हेलिकेज और एक हो गया एसएसबीपी, जो इसके क्या करेगा पुनः कुंडलित होने से रोकेगा। अब इसके बाद टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। ये टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, क्या करेगा टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, इसके कारण जो तनाव उत्पन्न होगा, इसको खो दिया अपन ने, उसके कारण जो जो अपने पास जो डीएनए है इसमें तनाव उत्पन्न होगा, तो इसको क्या करेगा, तनाव मुक्त करेगा, उसको काट को तनाव को कम करेगा। जैसे मैं आपको भी बताता हूं, अपन ने यहां तक देख लिए थे, क्या क्या कर लिया था अपन ने अभी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा इसने ओआरआई साइड से, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, ये बन गया अपने पास। इसके बाद अपन ने इसमें क्या डाले, क्या डाले इसमें, दोनों सूत्रों को अलग कर दिया। इसके बाद क्या डाले, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन्होंने क्या किया, इसको फिर से कुंडलित होने से रोका, ये फिर से कुंडलित हो जाता। अब अपने पास क्या आया, ये इसको खोल के रखने के कारण इसमें क्या तनाव तनाव उत्पन्न हुआ। ये देखो ये राइट साइड, ये देखो ये, सॉरी, ये देखो ये राइट साइड तनाव उत्पन्न होगा, ये देखो यहाँ पे ये तनाव उत्पन्न हुआ, इसको काट के कौन अलग करेगा, इसको तनाव मुक्त कौन करेगा, इसके खोलने के कारण ये राइट साइड देखना तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये तनाव उत्पन्न होगा राइट साइड देख रहे हो, ये तनाव उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, ये इसको काट के कौन खत्म करेगा, टोपो आइसोमरेज। इतना समझ आया। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो ये आ गया अपने पास क्या, टोपो आइसोमरेज, इसने काट के क्या कर दिया, तनाव को भी खत्म कर दिया, तनाव मुक्त कर दिया। ये तनाव मुक्त हो गया, एक हो गया अपने पास ये, एक ये, और ये की टोपो आइसोमरेज। अब एक ये बायसेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। इसके बाद ये बायसेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, 3 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 5 डेज। तो नया डीएनए हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है, 5 डेज डायरेक्शन, 5 से 3 डेज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बताया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का प्रारंभ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले अपने पास कौन आता है, आरएनए प्राइमर आता है। 8 से 10 बेस पेयर का एक आरएनए प्राइमर होता है, जो क्या करता है, इसमें प्राइमर बनाता है, 8 से 10 बेस पेयर का प्राइमर बना देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या, डीएनए पॉलीमरेज आता है और इसको कंटिन्यू बना देता है, पूरा कंटिन्यू बना देता है किसमें, 3 डेज से 5 डेज टेम्पलेट स्टैंड पे कंटिन्यू बना दिया इसने। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आया, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, जिन्होंने क्या किया, कंटिन्यू डीएनए बना दिया। अब इधर साइड कंटिन्यू नहीं बनता है, इसमें क्या खंड में बनते हैं। तो इन खंडों को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड, क्योंकि ये थोड़ा डायरेक्शन गलत, ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, बाहर की तरफ। ये 3 डेज से 5 डेज टेम्पलेट स्टेन में क्या कंटिन्यू बन रहा है। अब इसमें एक ही आरएनए प्राइमर लगा, इसमें एक आरएनए प्राइमर यहाँ लग गया, एक यहाँ, यानी कि इसमें कई सारे आरएनए प्राइमर लगते हैं। इस स्टैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और इसको बोलते हैं ओकाजाकी खंड। इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड। इसमें जो बने हैं ओकाजाकी खंड, ये बाद में क्या होता है, डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देता है और कंटिन्यू डीएनए बना देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, क्या सतत। इसमें क्या कंटिन्यू बना डीएनए, इसको बोलेंगे लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। इसको बोलेंगे लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। इतना समझ आया, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ठीक है। हेलिकेज, एसएसबीपी, टोपो आइसोमरेज, ये सब याद रख लेना कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये ओआरआई साइड से सबसे पहले आएगा हेलिकेज, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के डीएनए को क्या करेगा, अलग करेगा, दोनों सूत्रों को अलग करेगा। फिर उसके बाद एसएसबीपी आएगा, जो तनाव को वो क्या करेगा, इसको फिर से कुंडलित होने से रोकेगा। फिर उसके बाद टोपोआइसोमरेज आएगा, जो जो उसके डीएनए में तनाव उत्पन्न होगा, उसको काट के अलग कर देगा, तनाव मुक्त करेगा। फिर बायसेप का एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, जिसमें 3 डेज से 5 डेज स्टैंड में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कंटिन्यू डीएनए बना देता है। उसका स्टार्ट नहीं करता है, वो स्टार्ट कौन करता है, आरएनए प्राइमर, जो 8 से 10 बेस पेयर का सबसे पहले प्राइमर बनाता है 3 डेज एंड में।
ये सारी कहानी है उसकी, समझ आ गई होगी वैसे आपको तो। आज अपन ने क्या पढ़ा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, इसका प्रयोग भी समझाया आपको। मेसेल्सन और स्टोर का प्रयोग ये, इसके क्वेश्चन दो बार आ चुके, 2-3 बार, तो आप अच्छे से करिएगा। घुमा फिरा के देता है आपको, जो इसमें है वो नहीं देता है। तो मैं आपको जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। फिर अपन अगली क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन ऐसे करके इस टॉपिक को जल्दी खत्म करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।